डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बिहार के पूर्वी चंपारण और उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों से की बातचीत। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान है उसकी आत्मा। राजस्थान के सभी ग्राम पंचायतों में खुलेगा पशु चिकित्सालय। पशुओं को समय पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में शुरू की गई 536 मोबाइल वेटनरी इकाइयां। राजस्थान है दूसरा सबसे अधिक पशुधन उपलब्ध कराने वाला राज्य। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला अनोखी और टिकाऊ पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बना रहा है पहचान। यहाँ केले के रेशे से तैयार कपड़े की मांग अब जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी। केले के रेशे से बने पर्स, साड़ी और जैकेट अब इको फ्रेंडली फैशन की दुनिया में सेट कर रहे हैं एक नया ट्रेंड। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर। गृह मंत्री ने लिया असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के हालात का जायजा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना मौके पर तैनात। खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के पूर्वी चंपारण के पीपरा कोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य डिजिटल समाधानों से भारतीय कृषि को उन्नत बनाना है। इसी के तहत उन्होंने किसानों को खरीफ फसलों की नई तकनीक, सरकारी योजनाओं और वैज्ञानिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी भी दी। यह अभियान किसानों को आधुनिक तकनीकों से सफल उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। इस उपलक्ष्य में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य भारतीय कृषि को डिजिटल समाधान द्वारा उन्नत बनाना है। शिवराज सिंह ने चंपारण को सत्याग्रह की जननी बताते हुए कहा कि पूर्वी चंपारण के सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने गांधी की राह पर चलकर किसानों के अनेक काम किए। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, ये कृषि विभाग का मंत्र है। और इसलिए हम निकले हैं, पूरे देश में 16,000 वैज्ञानिक अब निकले हैं जो किसान के बीच में जा रहे हैं। वैज्ञानिक, किसान, कृषि विभाग राज्य सरकार का, कृषि विभाग केंद्र सरकार का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए वैज्ञानिक और किसान मिलकर बैठ के जगह जगह बात कर रहे हैं। एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, ये हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान है। मैं बिहार आया हूँ, बिहार के किसानों की सेवा के लिए। यहाँ भी और उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत भाजपा सांसद अरुण गोविल के साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों से बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन विकसित भारत विकसित खेती और समृद्ध किसान के बिना नहीं बन सकता। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचकर किसानों के साथ घाट पंचायत लगाई और किसानों के साथ विभिन्न विषयों, समस्याओं और जिज्ञासाओं पर सीधा संवाद किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की व्यवहारिक समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनके समाधान के संबंध में साथ आए कृषि पदाधिकारियों को निर्देशित किया। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। और कृषि मंत्री के रूप में किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है। और किसानों से मिलने जब तक खेत में और गांव में नहीं जाएंगे तब तक काम चलेगा नहीं। और इसलिए चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे वैज्ञानिकों का अमला हो और चाहे कृषि विभाग हो, हमने तय किया कि खरीफ की फसल के पहले किसानों के बीच जाके बैठें
उनसे चर्चा करें और चर्चा करके उत्पादन और कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, वैज्ञानिक उनको भी बताएं। जो नए वैज्ञानिक रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, नई कृषि पद्धतियां हैं, तो वैज्ञानिक भी जानकारी दें और किसानों से भी समस्याएं समझें और फिर उसके समाधान निकालने की कोशिश करें। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान दुगधुआ पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हर किसान को सम्मानित किया है। विकसित खेती और समृद्ध किसानों के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है और खेतों में जाकर ही समस्या का असली पता चलता है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, लेकिन विकसित भारत बिना विकसित खेती के नहीं बन सकता और बिना समृद्ध किसानों के नहीं बन सकता। विकसित भारत के लिए खेती भी विकसित हो और किसान भी समृद्ध हो। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों को जोड़ने और लैब टू लैंड की दिशा में आगे बढ़ने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की कल्पना की गई है। शोध का लाभ किसानों तक पहुंचे, इसके लिए 16,000 वैज्ञानिकों की 2,170 टीमें बनाई गई हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि जो लोग खेती के लिए नकली दवा बनाकर गोरख धंधा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द ही सख्त कानून बनाया जाएगा। आज 2,170 टीमें वैज्ञानिकों की बनी। ये 29 मई से 12 जून के बीच गांव-गांव जाएगी। एक गांव में 5, 7, 8 गांव के लोग आएंगे, ये फसलें देखेंगी, ये किसान से बात करेंगी। और एक बात और, नया कानून बनाएंगे हम नकली दवाई के खिलाफ। जो नकली दवा बनाएंगे उनको छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत। कार्यक्रम में शामिल उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश के भीतर हमने सभी 75 जनपदों के भीतर हम लोगों ने प्रतिदिन 3 वैज्ञानिकों की 3 टीमें तैयार किया है और एक टीम जो है वो दिन भर में 3 स्थानों पर जाती है। इस प्रकार से वो लगभग 9 स्थानों पर जाते हैं और एक दिन में 225 स्थानों पर हमारी ये टीमें पहुंचती हैं। और इसके माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि 10,125 गांव के भीतर किसानों के साथ ये संवाद किए जा सके। कार्यक्रम में किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई, साथ ही उन्नत खेती के गुर भी बताए गए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मेरठ के सांसद अरुण गोविल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट सहित वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिकों के साथ ही बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। मेरठ से DD न्यूज के लिए अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और आय में वृद्धि के निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जहां कृषि विशेषज्ञ किसानों से सीधा संवाद करके उन्नत खेती पर चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में करगिल के कृषि विज्ञान केंद्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत स्थानीय किसानों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। अभियान के तहत पूरे क्षेत्र के किसानों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। कई गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें KVK और लाइन विभागों की टीमों ने इंटरैक्टिव सत्र और प्रदर्शन आयोजित किए। करगिल ब्लॉक में 3 प्रमुख गांवों बारू, टिटचुमिक और पोयेन को कवर करके अभियान की शुरुआत की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन किसानों की दैनिक आमदनी के साथ ही रोजगार सृजन के लिए उपयुक्त साधन है। इसीलिए सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार हर ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। इनमें से जिन ग्राम पंचायतों में भूमि के पट्टे जारी हो चुके हैं, वहां भवन निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पशुओं को समय पर उपचार मिले, इसके लिए प्रदेश में 536 मोबाइल वेटनरी इकाइयां भी शुरू की गई हैं। इसके लिए पशुपालक वैन को घर पर बुलाकर ही अपने बीमार पशु का निःशुल्क उपचार करवा सकते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन न केवल रोजगार का प्रमुख साधन है, बल्कि इससे जुड़े आर्थिक और सामाजिक पहलू भी इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। पशुपालन मंत्री ने कहा
कि राजस्थान देश का दूसरा सबसे अधिक पशुधन उपलब्ध कराने वाला राज्य है। रेगिस्तानी इलाकों में पशुपालन न केवल दूध बल्कि मांस, बाल और उनके फर आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पशुपालन अब स्टार्टअप के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। कभी खेतों में फेंक दिए जाने वाले केले के तने अब ग्रामीणों के लिए रोजगार की पहचान का साधन बन गए हैं। केले के रेशे से बने पर्स, साड़ी और जैकेट अब इको फ्रेंडली फैशन की दुनिया में एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं। केले के रेशे से तैयार कपड़े बनाकर अनुसंधान टीम कई राज्यों के कृषि मेले में काफ़ी तारीफ भी बटोर चुकी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी कारीगरी को देखकर तारीफ की थी। छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जिला, जो अब तक कृषि और ग्रामीण जीवन शैली के लिए जाना जाता था, अब एक अनोखी और टिकाऊ पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बना रहा है। यहाँ केले के रेशे से तैयार किया जा रहा है एक ऐसा कपड़ा जिसकी मांग अब जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी तेजी से बढ़ रही है। ये फैब्रिक पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल है। ये फैब्रिक अंतर्राष्ट्रीय फैशन ब्रांड्स को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इस कपड़े से स्टाइलिश जैकेट, ट्रेडिशनल साड़ियाँ और डिज़ाइनर पर्स भी तैयार हो रही हैं। खास बात यह है कि ये फैब्रिक न सिर्फ मजबूत है बल्कि प्राकृतिक चमक के कारण दिखने में भी बेहद आकर्षक है। आज के समय में नई उन्नत किस्मों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अधिक से अधिक किसान तक इन बीजों को उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसी को देखते हुए कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा विकसित उन्नत किस्मों को किसानों तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट कंपनियों से समझौता किया जा रहा है। इसी कड़ी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई मूंग की उन्नत किस्मों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चामुंडा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मूंग की 3 किस्में MH1142, MH1762 तथा MH1772 का बीज तैयार कर कंपनी किसानों तक पहुंचाएगी ताकि उन्हें इन किस्मों का विश्वसनीय बीज मिल सके और उनकी पैदावार में इजाफा हो सके। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद अब कंपनी विश्वविद्यालय को लाइसेंस फीस अदा करेगी, जिसके तहत उसे बीज का उत्पादन व विपणन करने का अधिकार प्राप्त होगा। इससे किसानों को भी इस उन्नत किस्म का बीज मिल सकेगा। खरीफ मौसम में बोई जाने वाली मूंग की MH1142 किस्म को भारत के उत्तर पश्चिम व उत्तर पूर्व के मैदानी इलाकों में इनकी खेती के लिए अनुमोदित की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल व असम राज्य शामिल हैं। समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब फूलों की घाटी अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी। उत्तराखंड से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की विश्व धरोहर और प्रकृति प्रेमियों की पहली पसंद फूलों की घाटी को 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। फूलों की घाटी में विभिन्न समय में 500 से भी अधिक प्रजाति के फूल खिलते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं। पिछले वर्ष यहाँ 19,500 पर्यटक पहुंचे थे, जिसमें 350 विदेशी भी शामिल थे। पर्यटकों से पार्क प्रशासन को 39,50,000 से अधिक की आय हुई थी। रविवार को पहले दिन 49 पर्यटक फूलों की घाटी के लिए रवाना हुए। घाटी में प्रवेश के लिए विदेशियों से 800 तथा भारतीयों से 200 रुपए शुल्क लिया जाता है, जबकि वरिष्ठ नागरिक व छात्रों से 100 रुपए शुल्क लिया जाता है। वहीं 12 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए घाटी में प्रवेश निःशुल्क है। चमोली के जिला पर्यटन अधिकारी ब्रिजेश पांडे ने बताया कि पर्यटक घाटी में पहुंचने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। घाटी में सभी सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून 2025 को आज खोल दी गई है पर्यटकों हेतु। और अगर हम पिछले साल का आंकड़ा देखें तो कुल 19,500 इसमें यात्री आए थे और जिन्होंने फूलों की घाटी का दीदार किया था उसमें लगभग 350 विदेशी थे। यदि इनकम की बात करें तो उसमें लगभग 40 लाख की इनकम नंदा देवी फॉरेस्ट रिजर्व को हुई थी। इस बार हमारी तैयारियां पूर्ण हैं और जो हमारे पुराने मार्ग थे उसको ठीक कर लिया गया है। और मैं इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने valleyoflower.uk.gov.in करके एक वेबसाइट बनाई है, जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस का भुगतान भी कर सकते हैं।
यहाँ पहुंचे पर्यटक आलोक व मनोज ने बताया कि वो फूलों की घाटी में जाने के लिए बेहद उत्सुक हैं और उन्हें ये मौका मिला है कि वो फूलों की घाटी का दीदार कर सकें। हम लोग जो हैं वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक पे जा रहे हैं और जैसा कि हमने तस्वीरों में ही देखा था कि बहुत सुंदर जगह है, पूरी वैली जो है फूलों से है और जैसा कि ट्रैक में अभी लग रहा है कि पूरे ट्रैक रूट पे ही फूल ही फूल दिख रहे हैं, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए। आज हम घांगरिया से फूलों की घाटी के लिए रवाना हो रहे हैं। फूलों की घाटी के बारे में बोलते हैं कि वहाँ 500 से अधिक फूलों की प्रजाति मिलती है जो पर्यटकों के लिए खुल चुका है। गौरतलब है कि 1982 में सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था और 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया था। आज वैली ऑफ फ्लावर की घाटी, फूलों की घाटी आज आम पर्यटकों के लिए खोल दी गई है, जो जून माह से लेकर अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है और इस घाटी में 500 से अधिक प्रजातियों के फूल खुले रहते हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी को आज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक मौजूद हैं। वीडियो न्यूज़ के लिए वैली ऑफ फ्लावर से शेखर रावत। खरीफ फसलों के दौरान किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नकली खाद बेचने और बनाने वालों, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ अपनी कार्रवाई को बरकरार रखते हुए शुक्रवार के दिन अजमेर जिले के किशनगढ़ में डिंडवाड़ा, उदयपुर कला, तिलोनिया, नालू और बांदर सिंदरी क्षेत्रों में स्थित फैक्ट्रियों में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में मार्बल के चूने और मिट्टी को मिलाकर नकली DAP, SSP और पोटाश तैयार किया जा रहा था। खेतों और गोदामों में बनी अवैध फैक्ट्रियों में हजारों ब्रांडेड नामों के खाली कट्टे और लेबल मिले। उर्वरकों को ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर पैक किया जा रहा था और इन कट्टों को गांवों में किसानों को बेचने की तैयारी चल रही थी। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। देश के पूर्वोत्तर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे वक्त में राहत और बचाव कार्य में जुटी NDRF, SDRF और भारतीय सेना लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में दिन रात लगी हुई है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के CM और मणिपुर के राज्यपाल से हालात की जानकारी लेते हुए आश्वासन दिया कि हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी है। देश के कई राज्यों में गर्मी के बीच पूर्वोत्तर में बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग में लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश जारी रही। IMD ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश की उम्मीद के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर बाढ़ पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों और मणिपुर के राज्यपाल से उनके राज्यों में जारी बारिश के मद्देनजर बात की। साथ ही उन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मोदी सरकार पूर्वोत्तर के लोगों के समर्थन में चट्टान की तरह खड़ी है। त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण अगरतला शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखने को मिला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह ने अगरतला में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और राहत शिविरों का दौरा किया। SDRF, NDRF सब टीम और उसके बाद आपदा मित्र का जो टीम है, हमारा कार्यकर्ता भी सब एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और अब बारिश हो रहा है तो आप समझ रहे हो डिजास्टर का तो कोई आप बोल नहीं सकते हो नहीं आए। तो हम लोग की तरफ से सबको यही कह रहा हूँ, जहाँ पर पानी ज़्यादा है, अभी बोट वहाँ पर लगा हुआ है, तो जल्दी जल्दी जो हम लोग जो जहाँ हम लोग ये विभिन्न स्कूल में हम लोग शेल्टर बनाया तो वहाँ पर आ जाए पहले। असम और उसके पड़ोसी राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ के पानी में फंसे लगभग 350 लोगों को NDRF, SDRF, नागरिक सुरक्षा टीमों द्वारा बचाया गया। इस बीच राज्य के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने घोषणा की कि बाढ़ में जान गंवाने वाले 5 लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उत्तरी सिक्किम के दजोंगो क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तीस्ता नदी के उफान के कारण फिदांग बेली ब्रिज आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। मानगांग जिले में 1400 पर्यटकों के फंसे होने की सूचना के बाद कुछ लोगों को हवाई मार्ग से बाहर निकाला गया है। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण पूर्वी कामेंग और सुबनसिरी में 2 अलग अलग भूस्खलन में 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं मिजोरम के आइजोल में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लांगतलाई, कोलासिब, आइजोल में भारी बारिश हुई, कुछ स्थानों पर राजमार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। मणिपुर में इंफाल नदी में 3 स्थानों पर दरारें आ गईं, जिससे इंफाल पूर्वी जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए। इस बीच बोको के पास कामरूप जिले में NH-17 का एक हिस्सा बाढ़ में बह गया है, जिससे सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दोपहर के बाद झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए आप बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य महाराष्ट्र में तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए सब्जियों और बागवानी वाले पौधों में सहारा देने का काम करें। कोंकण के किसानों को सलाह है कि वो धान की नर्सरी और फलों के बागों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। बारिश और तेज हवा संभावित इलाकों में धान की बुवाई और हल्दी की रोपाई का काम टाल दें। मराठवाड़ा में मूंगफली की खुदाई साफ मौसम में ही करें। अगर मौसम साफ ना हो तो मूंगफली की खुदाई का काम रोका जा सकता है। पूर्वी विदर्भ में धान की कटाई का काम बारिश की वर्तमान अवधि टलने तक स्थगित कर दें। कटी हुई फसलों को सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखने का काम करें। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी वाले इलाके में तिल की बुवाई उस समय तक टाल सकते हैं जब तक मिट्टी में पर्याप्त नमी ना आ जाए। यहाँ के ऊपरी इलाकों में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए पौधों को आपस में बांध दें और जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। उत्तरी तटीय क्षेत्र में तैयार पपीते और आम की तुड़ाई समय पर कर लें और तोड़े गए फलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में धान और तिल की कटाई करने के बाद सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखें। इन दिनों तेलंगाना में बारिश और तेज हवाओं के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को खास सलाह है कि वो बारिश बंद होने के बाद ही सब्जियों और अन्य फसलों में खाद या कीटनाशक का छिड़काव करें। सब्जियों की क्यारियों में बारिश का फालतू पानी जमा ना होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है।
मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना 3 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों से करेंगे मुलाकात। भारत और पराग्वे संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सहित कई वैश्विक मुद्दों पर समान विचार साझा करते हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने टेविस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लाइबेरिया के मोनरोविया में है। IAT की 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 3 जून तक आयोजित किया जाएगा। IIT दिल्ली जोन के रजत गुप्ता ने 360 में से 332 अंक के साथ JEE एडवांस परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IIT खड़गपुर जोन की देवदत्ता समाजी 360 में से 312 अंक के साथ महिलाओं में शीर्ष स्थान पर हैं। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।